हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम क्या करेंगे बेटा, सेक्शन सी को सॉल्व करना सीखेंगे। सेक्शन सी जो है बेटा, इसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 मार्क्स में। तो देखेंगे बेटा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछेंगे। इसके अलावा देखेंगे इसका लेवल जो है एज कम्पेयर टू सेक्शन बी कैसा रहता है। तो इसका जो लेवल है बेटा, थोड़ा सा सेक्शन बी से टिपिकल रहेगा। ठीक है, तो 6 के 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। उसके अलावा बेटा इनमें इंटरनल चॉइस भी थोड़ी रहती है। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन कहता है बेटा, साइड ऑफ एन इक्वेटर ट्राइंगल। इक्वेटर ट्राइंगल की साइड जो है वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इंक्रीज हो, डिक्रीज हो या चेंज हो, उसको हम कैसे लिखते हैं बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। मतलब ये मुझे डी ए अपॉन डी टी दे रखा है। अगर साइड ऑफ इक्वेटर ट्राइंगल को मैं ए लेके चलता हूँ, अगर बेटा उसकी साइड बढ़ रही है तो किस रेट से एरिया इंक्रीज करेगा वो पूछा गया। और फिर साइड को हमने 15 सेंटीमीटर वहां पे वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो इसे बेटा आप सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या दिया था, लेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया 26। लेट कर लेंगे बेटा कि जो साइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, उसको ले लेंगे ए सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन के मुताबिक डी ए अपॉन डी टी, इसमें जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एरिया में कितना चेंज आएगा ये पूछा गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इस हम एरिया को ए से डिनोट करते हैं। क्या होता है बेटा, √3/4 साइड का स्क्वायर। इसमें कितना चेंज आएगा बताओ, डी ए अपॉन डी टी मुझे पता करना है। ये तो कांस्टेंट है बेटा, √3/4। ए स्क्वायर का आएगा 2 टाइम ए, फिर ए को करेंगे तो डी ए अपॉन डी टी। ये सीधा सीधा 2 से कैंसिल हो गया। ये बनेगा √3/2। फिर ए और डी ए अपॉन डी टी का आंसर कितना था, 3 था। तो बन गया 3√3/2, साथ में क्या आ गया, ए। और फिर बोला गया था बेटा ए की वैल्यू लास्ट में मुझे 15 पुट करनी है। तो एट ए इज इक्वल्स टू 15। तो ये बनेगा 3√3/2 मल्टीप्लाई 15। 15 को बेटा 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो बनेगा 45√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि चेंज इन एरिया में मुझे फाइंड करना। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था वो आसान था, 3 मार्क्स में मुझे पूछा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग से पूछा गया। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग कभी कभी बेटा आपको 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं, कभी सीधा 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी एमसीक्यूज में पूछा जाता है, 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो ओवरऑल आपको 6 मार्क्स में पूछी जाती है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मैक्सिमाइज करना है, कंस्ट्रेंट मुझे दे रखे हैं, बिल्कुल सिंपल से कंस्ट्रेंट है। ठीक है, तो अब इसको बेटा सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो क्वेश्चन बेटा मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। ये कंस्ट्रेंट थे, इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड। जब भी बेटा हम लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व करते हैं तो इनको इक्वालिटी का साइन डालना है यहाँ पे, जब भी पॉइंट्स आपको निकाल होते हैं। और यहाँ पे बनेगा बेटा x - 2y इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब इसके पॉइंट निकालेंगे। तो ये आ गया मेरे पास, 2 पॉइंट निकालेंगे। ये आ गया बेटा x, ये आ गया मेरे पास y। सबसे आसान तरीका क्या है, x की वैल्यू 0 डालो तो y का आंसर भी यहाँ पे क्या आएगा, 0। देखो अब दोनों 0 0 आ गए, तो ये स्ट्रेट लाइन है जो आपकी ओरिजिन से पास करेगी। यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स निकालूं, ये x आ गया, ये y आ गया। x की वैल्यू 0 डाल देंगे तो यहाँ पे देखो बेटा -2 कटेगा तो आंसर 1 आ गया। y 0 करूंगा तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, माइनस में मुझे वैल्यू नहीं लेनी है। ठीक है, अब y की वैल्यू 1 कर देता हूँ तो फिर ये 0 आ गया। सेम ये केस हो गया, अगर y की वैल्यू में 2 कर देता हूँ, y की वैल्यू 2 कर दी मैंने तो -4 वहां जाके +4, 4 - 2 तो 2 बनेगा। अब यहाँ पे लगेगा बेटा ओरिजिन टेस्ट, पहले वाले में तो लगेगा नहीं। ओरिजिन टेस्ट क्या कहता है, आपको पुट करना है x भी 0 और y भी 0 इन सेकेंड यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, और 0 इससे बड़ा होता है तो ये ट्रू है। यहाँ पे तो ओरिजिन टेस्ट लगेगा नहीं क्योंकि लाइन खुद ओरिजिन से पास करिए, इसका टेस्ट अलग रहता है। तो पहले इसे प्लॉट कर लेते हैं। तो ये छोटा सा ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, ये आ गया बेटा x एक्सिस, ये y एक्सिस आ गया, ये 0 आ गया, हाईएस्ट वैल्यू 2 है
तो ये 1 2 1 और 2। ये प्लॉट करेंगे x0 y1, तो यहाँ पे आ गया y पे 1, पहला पॉइंट आ गया बेटा 0 1, x2 y2, तो ये मेरे पास लगभग दूसरा पॉइंट यहाँ कहीं आएगा B.22। ठीक है, इनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। इसका ओरिजिन टेस्ट क्या था बेटा, ट्रू था, तो फिर नीचे वाला एरिया जो है वो शेड होगा इसके नीचे लाइन के। ठीक है, दूसरी लाइन ओरिजिन से पास करनी है मुझे। ठीक है, तो ओरिजिन से जब पास होगी तो ये मैं रफली बना रहा हूँ, तो ऐसे कहीं जाके इसको कट करेगी। ठीक है, ये मैं रफली बना रहा हूँ, जब आप ग्राफ से बनाओगे तो आराम से पता चलेगा। तो यहाँ कहीं पे इसको कट करेगी। अब जब यहाँ पे कट करेगी तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये मेरे लिए बॉन्डेड रहेगा। ठीक है, ये ऐसे जाएगी, ये कुछ लाइन इस तरह से निकलेगी। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बेटा। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड, जो भी आपको अच्छे से आता होगा उसे आप सॉल्व करिए। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कट जाएगा, -y इज इक्वल्स टू -2, तो y का आंसर क्या निकल गया 2, y की वैल्यू 2 मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो x का आंसर भी क्या निकलेगा 2 निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जिस जगह पे आके आपस में कट करे, मतलब इसी पॉइंट पे आके कट करे, तो लाइन में फिर यहाँ से पास करूंगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 2 पे कट कर रहे हैं। अब इसका ओरिजिन टेस्ट तो लगता नहीं है ओरिजिन वाली लाइन का, तो इसके लिए क्या करूंगा, यहाँ से एक पॉइंट उठाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, ये पॉइंट क्या है, यहाँ तो इस लाइन से उठाना है, इस लाइन से, तो क्या बनेगा 1,0 इन फर्स्ट। जब यहाँ पे डालूंगा बेटा x के लिए 1 डालूंगा, तो बन जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। फिर नीचे वाला एरिया शेड करना है, ऊपर वाला लाइन का भी नीचे वाला एरिया शेड करना है, इसका भी ट्रू है, दोनों का ट्रू है, तो दोनों के अंदर जो एरिया है मुझे वही शेड करना है। तो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ऐसे, तो ये इसकी बाउंड्री बन रही है। अब मुझे क्या करना है बेटा, जहां जहां पे लाइनें कट करती हैं वो पॉइंट लेने होते हैं, तो यहाँ पे फटाफट टेबल बनाते हैं। तो क्या लिखना होता है यहाँ पे, कॉर्नर पॉइंट्स। इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे z क्या है मेरे पास x प्लस 2 तो कॉर्नर पॉइंट एक तो ये है, लाइनें यहाँ पे कट कर रही हैं, ओरिजिन है बेटा 0 0। ठीक है, दूसरा मेरे पास कौन सा है, b पॉइंट, जिसको हमने नाम दिया है 2 0 0 डालूंगा तो z की वैल्यू 0 है, 2 2 डाल दूंगा तो z कितना बन जाएगा 4 2 मिलके बन के 6। और मुझे बेटा इसकी जो वैल्यू थी वो मैक्सिमाइज करनी थी, तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू जो है z का वो कितना मेरे पास 6 है, एट पॉइंट कौन सा है 2,2। ठीक है, और ये इसका आंसर, ये भी 3 मार्क्स में पूछा गया था बेटा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा लेवल इसका मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन से पूछा गया, फाइंड करिए x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, या फिर इंटीग्रेट करिए cos क्यूब x रूट ऑफ 2 साइन 2x। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा, तो पहले इसे सॉल्व करते हैं, फिर आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन बच्चों मैंने नोट डाउन कर दिया यहाँ पे। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे i इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे x को तो हम बेटा ऐसे रखेंगे। ठीक है, ये साइन x जो है ना, इसके बदले में फॉर्मूला लगा लेंगे 2 साइन x/2, और ये आ गया cos x/2। और नीचे था बेटा 1 प्लस cos थीटा, क्योंकि नीचे था बेटा 1 प्लस cos थीटा, ये तो फॉर्मूला होता है, ये किसका होता है 2 cos स्क्वायर x/2, और ये आ गया dx। इसलिए मैंने यहाँ भी लगा लिया ताकि एंगल जो है सेम हो जाए। अब इनको अलग अलग कर देंगे, तो i इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x, और इसके डिवाइड में क्या आ गया 2 cos स्क्वायर x/2, साथ में आ गया dx, प्लस यहाँ पे आएगा बेटा 2 sin x/2 cos x/2, डिवाइड में आ गया 2 cos स्क्वायर x/2, और साथ में आया dx। अब यहाँ देखो बेटा, कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आ गया मेरे पास 1/2 बाहर, cos को ऊपर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर x/2 और dx। यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, एक cos कटेगा, साइन पॉइंट cos के बन जाएगा tan ऑफ x/2, और साथ में आएगा मेरे पास dx। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे जब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊंगा, तो आइलेट के मुताबिक पहले अलजेब्रिक आता है, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक। तो 1 इसको नंबर मिलेगा, सेकंड इसको मिलेगा, तो ये आ गया बेटा 1/2
अब मैं यहाँ ब्रैकेट डाल दूंगा क्योंकि यहाँ पे नंबर है। पहले आएगा फर्स्ट, इसकी बेटा इंटीग्रेशन क्या होती है, tan ऑफ x/2 और डिवाइड में एंगल लिखा जाएगा। फिर क्या आएगा माइनस इंटीग्रेशन का साइन सेम यही उतारेंगे यहाँ पे, tan ऑफ x/2 डिवाइड में 1/2, x की डिफरेंशियल क्या हो जाएगी 1, ठीक है, साथ में dx और आगे लास्ट में प्लस tan x/2 और dx, ठीक है। अब जब मैं क्या करूंगा इस ब्रैकेट को खोलता हूँ, ये 2 और 2 इसका कट जाएगा तो बनेगा बेटा x tan x/2, ये 1/2 जब जाएगा यहाँ पे तो ये 2 भी कटेगा तो बचेगा यहाँ पे माइनस tan x/2 dx और प्लस ये जो लास्ट में लिखा था tan x/2 और dx, ये कैंसिल आउट हो गया तो i का आंसर ये आ गया x tan ऑफ x/2 प्लस, ठीक है। ये भी कोई नॉर्मली क्वेश्चन था बेटा, इतना टिपिकल नहीं था, लेकिन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था ना वो थोड़ा सा टिपिकल है, तो आइए अब उसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा जो और में क्वेश्चन पूछा गया था उसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये और में पूछा गया था बेटा, तो ऊपर वाला पार्ट जो था ज्यादा आसान था, लेकिन इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सा बेटा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो क्या करेंगे, अब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं समझ आ रही, 0 to π/4, तो ये sin2x मुझे पता फॉर्मूला, तो क्या यहाँ पे फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं सबसे पहले। तो cos3x, ये बेटा रूट, ये 2 sin2x के बदले में 2 sin x और साथ में आ गया cos x, ठीक है। ये बन गया I इज इक्वल्स टू 0 to π/4, ये आ गया dx, यहाँ पे आ गया cos3x, ये 2 × 2 4 हो गया, तो ये आ गया बेटा रूट में 4 आ गया, sin x आ गया, cos x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, रूट को, ये 4 का रूट तो हट जाएगा तो बाहर क्या आएगा 1/2, ये बेटा 0 to आ गया π/4, यहाँ पे dx आ गया, यहाँ पे आएगा cos3x। अब देखो इन दोनों पे रूट है तो दोनों को अगर रूट अगर अलग अलग कर दूं तो क्या बनेगा sin 1/2x और cos पे भी पावर 1/2x, ठीक है। रूट में लिखो या पावर में लिखो एक ही बात है। अब यहाँ देखो बेटा मेरे पास नीचे यहाँ पे क्या है, साइन और कॉस मिलकर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे बेसिस सेम पावर एडिट, तो पहले ये भी लगा लेते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, 1/2 0 to π/4, ये आ गया dx, तो ये आ गया एलसीएम लूंगा 6 + 1 7, कॉस की पावर 7/2x और यहाँ पे आ गया साइन की पावर 1/2, साथ में x आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है बेटा वो देखिएगा, मैं क्या करता हूँ बेटा डिवाइड कर देता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को बाय cos की पावर 4x से। तो हम क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos की पावर 4x। ऐसा अगर करेंगे तो dx इज इक्वल्स टू बेटा 1/2, ये बन गया 0 to π/4। अब यहाँ पे आएगा dx डिवाइडेड बाय cos की पावर 4x, यहाँ पे बेटा बनेगा cos की पावर 7/2x डिवाइड में क्या आएगा cos की पावर 4x और यहाँ पे sin की पावर 1/2, साथ में x आ गया। i क्या बन जाएगा 1/2 0 to π/4, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है सेकंड है ना, तो ये बनेगा sec की पावर 4 ऑफ x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बेसिस सेम पावर एडिड होंगे, 7/2 -4 करूंगा, 2 4 8, 7 - 8 क्या आएगा -1, ये बनेगा बेटा cos की पावर -1/2 साथ में x और यहाँ पे आ गया sin की पावर 1/2x, ठीक है। यहाँ पे मैंने बेटा cos की पावर 4 से डिवाइड क्यों किया था, ताकि डिवाइड करने के बाद यहाँ पे भी 1/2 बन जाए क्योंकि sin के साथ 1/2 था, ठीक है। क्लियर है ये रीजन। अब क्या करेंगे i इज इक्वल्स टू 1/2, ये बन गया 0 to π/4, ये सीकेंड स्क्वायर, ये सीकेंड 4 है ना, दो मैं कर लेता हूँ अलग, तो सीकेंड स्क्वायर x dx, बाकी जो दो बचे उसके बदले में आइडेंटिटी लगा लेते हैं 1 + tan स्क्वायर x, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये इसके नीचे आ जाएगा तो साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा tan ऑफ x,
पावर 1/2 लिखो या रूट लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा बेटा हर जगह यहाँ पे tan x दिख रहा है आपको, और tan का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर, तो फंक्शन भी डेरिवेटिव है, तो सब्स्टिट्यूशन की तरफ चलेंगे, तो पुट करेंगे बेटा tan ऑफ x को t डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है बेटा, ये इंटरवल लिमिट्स भी चेंज करनी है, तो x की लोअर लिमिट 0 है, तो ये बनेगा बेटा tan के टेल में 0 0 p होता है, फिर x की अपर लिमिट π/4 है, और tan के टेल में π/4 1 पे होता है। ठीक है, t की वैल्यू 1 हो जाएगी, tan 45 1 रहेगा। अब चलते हैं आगे, ये थोड़ा सा बेटा लेंथी भी था। यहाँ पे बन गया बेटा मेरे पास i इज इक्वल्स टू 1/2, ये बन गया मेरे पास 0 से लेके 1, अब ये लिमिट चेंज हो जाएगी 0 to 1। ठीक है, और यहाँ पे बनेगा 1 प्लस tan के बदले में t है, तो ये बनेगा बेटा 1 प्लस t का स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर, और dx बन गया dt, और नीचे भी क्या आ गया t आ गया, वो भी मेरे पास रूट में आ गया। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल सा हो गया बेटा, अलग अलग कर देंगे और आपका फाइनल आंसर लाएंगे, तो ये बनेगा बेटा 1/2 0 to 1 1 अपॉन t की पावर 1/2 dt प्लस 1/2 इसके साथ भी आएगा 0 to 1 t का स्क्वायर, और यहाँ पे भी t की पावर 1/2 और dt, तो i बन जाएगा बेटा 1/2 0 to 1 t की पावर ऊपर जाएंगी तो -1/2 dt प्लस 1/2 0 to 1 t की पावर 2 थी बेटा, इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 और dt, तो i बन जाएगा बेटा 1/2 प्लस 1 होता है, तो t की पावर क्या बन जाएगी 1/2, और यहाँ पे भी 1/2। ठीक है, और ये लिमिट्स आ जाएगी 0 to 1 प्लस 1/2, और यहाँ पे बेटा पहले बेसिस से पावर एडिड करेंगे, तो बन जाएगा 4 - 1 3, तो ये बनेगा 0 to 1 t की पावर 3/2 और dt आ गया, तो i इज इक्वल्स टू ये 2 2 कट जाएगा, तो बन गया बेटा t की पावर 1/2 है, तो यहाँ पे अपर लिमिट डालूंगा 1, तो 1 की पावर 1/2 सेम ही रहेगी, लोअर लिमिट 0 है, प्लस 1/2, यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा तो +1 हो जाएगा, 3 2 5, तो बनेगा 5/2, तो यहाँ पे बेटा 5/2, और ये लिमिट्स आ गई 0 to 1, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i इज इक्वल्स टू 1, इस पोर्शन का आंसर जो है 1 आ गया। अब आगे देखो बेटा, प्लस अपर लिमिट डालूंगा 1 की जितनी मर्जी पावर हो, ये 5 भी है बाहर, इसको बाहर रखेंगे। अब यहाँ पे अपर लिमिट 1 है, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो 1 की जितनी मर्जी पावर हो आंसर तो 1 ही रहता है, तो i इज इक्वल्स टू 1 + 1/5, तो एलसीएम ले लेंगे, i इज इक्वल टू 6/5। यही था बेटा इसका फाइनल आंसर, ये आर पार्ट में पूछा गया था और ये लेंथी भी था। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, इसमें क्या था, वेरीफाई दैट द लाइंस, दो लाइंस मुझे दे रखी थी यार स्क्यू लाइंस, ये पहले बताइए स्क्यू लाइन से, फिर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसमें फाइंड करना था। देखो इंटीग्रेशन में भी आ रहा है और ये 3D है, इसमें भी आ रहा है 3D और वेक्टर में। ड्यूरिंग ए क्रिकेट मैच द पोजीशन ऑफ द बॉलर, द विकेट कीपर एंड द लेग स्लिप फील्डर आर इन द लाइन, ये लाइन मुझे दे रखी है। कैलकुलेट द रेशियो इन व्हिच द विकेट कीपर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द बॉलर एंड द लेग स्लिप फील्डर। तो ये बेटा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपकी बुक में भी ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको कहीं से लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करिए, मुझे रेशियो फाइंड करनी है, जैसे क्लास 10th में करते हैं ना, सेम वैसे फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसे एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 29 क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। इक्वेशन जो थी वो मुझे जनरल फॉर्म में नहीं दे रखी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उनको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले पूछा गया था स्क्यू लाइन है ही नहीं है, तो स्क्यू लाइंस क्या होती है बेटा, जो आपस में कट नहीं करती है, मतलब पैरेलल लाइंस को बोला जाता है स्क्यू लाइंस। अब यहाँ देखो बेटा, अगर ये दोनों सेम होते तो उनको पैरेलल बोलते, अब सेम तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्क्यू लाइंस नहीं है। अब मुझे क्या करना था बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना था। तो यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले a1 वेक्टर, ये होता है ना a वेक्टर प्लस लैम्डा b, तो ये बन गया मेरे पास i कैप -2 टाइम j कैप प्लस 3 टाइम k कैप। फिर आ गया बेटा b1 वेक्टर, ये बन गया -i कैप प्लस j कैप -2 टाइम k कैप। फिर आ गया बेटा यहाँ पे a2 वेक्टर, वो आ गया i - j - k कैप। फिर बन गया मेरे पास b2 वेक्टर,
ये बन गया आई कैप प्लस 2j और माइनस 2 टाइम के कैप। सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं बेटा हम, a2 माइनस a1, तो ये आ गया a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। माइनस करेंगे आई आई तो कैंसिल होगा, माइनस j प्लस 2j, तो ये बन गया प्लस का j, माइनस के माइनस 3 के तो बन गया बेटा माइनस का 4 टाइम के कैप। ये काम हो गया। फिर क्या फाइंड करना था मुझे, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे i j k, ये पॉइंट क्या आएंगे, -1 1 -2, ये आ गया 1 2 -2। फिर क्या करेंगे, एक्सपैंड बाय रो 1, इस पे साइन लगा देंगे। ठीक है, तो ये बन गया बेटा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। अब जब मैं इसको एक्सपैंड करने लगाऊं तो सबसे पहले क्या आएगा बाहर, आई कैप, तो ये बन गया बेटा आई कैप -2, फॉर्मूले का माइनस, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, माइनस का 4 है ना तो प्लस का 4 हो जाएगा। फिर माइनस का जे कैप, ये बन गया प्लस का 2, फॉर्मूले का माइनस, ये -2 है तो प्लस 2 बन गया, प्लस का के कैप। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटा माइनस का 2, फॉर्मूले का माइनस और ये 1 आ गया। तो ये बन गया मेरे पास b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर 2 टाइम आई कैप, ये बन गया बेटा -4 टाइम जे कैप और यहाँ पे -3 टाइम के कैप। उसके बाद में क्या करना है, मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं बेटा, आई वाला नंबर आई से, जे वाला जे से, के वाला के से। तो आई वाला तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 0, अगर जे वाला करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 4। ठीक है, और यहाँ पे के वाला कर देंगे अगर तो माइनस माइनस प्लस का 12, तो 12 में से 4 गया तो 8 हो गया। उसके अलावा मुझे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। तो आएगा रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का 16 हो गया, 9 हो गया, 25 और 4 29, तो रूट ऑफ 29 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, सारे का सारा यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब वैल्यूज डालेंगे, फाइनल आंसर लाएंगे। तो शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, ऊपर क्या होता है बेटा, यहाँ पे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट होता है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, और डिवाइड में होता है यहाँ पे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड। तो ये आ गया बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ये वाला आंसर था 8, तो नीचे था रूट ऑफ 29, और यही था बेटा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, शॉर्टेड डिस्टेंस बेटा थोड़ा लेंथी होते हैं, ये 3 मार्क्स में लेकिन मुझे यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, जबकि ये क्वेश्चन रहते हैं 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं क्योंकि लेंथी सोल्यूशन रहता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बेटा, वो था बेटा आपका सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड। ठीक है, अब उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा क्वेश्चन, आपको इसकी मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक बी है, एक डब्ल्यू एफ है ना, तो मेरे पास एक बी वेक्टर है, तो यहाँ पे ले लेते हैं बेटा बी वेक्टर, और एक आ गया मेरे पास एफ वेक्टर, और डब्ल्यू जो है इनको सेंटर में कहीं कट कर रहा है, कौन सी रेशियो में, तो रेशियो जब भी लेट करनी है वो हम k:1 लेट करते हैं। ठीक है, तो आप याद करिए बेटा क्लास 10th का फॉर्मूला से हम वैसे ही कॉपी करेंगे। तो ये रेशियो यहाँ लिखता हूँ, तो यहाँ पे डब्ल्यू वेक्टर जो है किसके बराबर होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, k टाइम एफ वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 इस तरफ जाएगा, 1 टाइम बी वेक्टर, और डिवाइड करते हैं सम ऑफ रेशियो से। तो डब्ल्यू वेक्टर मुझे दे रखा है यहाँ पे, कहाँ गया 6i प्लस 12, ये आ गया 6 टाइम आई कैप प्लस 12 टाइम जे कैप, के टाइम एफ वेक्टर, ये एफ वेक्टर इसको के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 के आई कैप प्लस 18 के जे कैप प्लस 1 टाइम बी वेक्टर, तो सीधा सीधा बी वेक्टर लिखेंगे 2 टाइम आई कैप 8 टाइम जे कैप। अब यहाँ पे बनेगा 6 टाइम आई कैप प्लस 12 टाइम जे कैप, और यहाँ पे देखो बेटा ये आई वाला है, ये भी आई वाला, तो यहाँ से आई कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 12 के प्लस 2, ये आ गया आई कैप, प्लस यहाँ पे जे कैप कॉमन तो बनेगा 18 के प्लस 8, और यहाँ पे आ गया जे कैप। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, आई वाला आई से कंपेयर होगा तो बनेगा 12 के प्लस 2 इज इक्वल टू 6, ये वहां जाएगा बेटा, 12 के कितना बन जाएगा मेरे पास 4, के बन गया 4/12
तो ये k बन गया बेटा मेरे पास 1/3। 4 4 1/3। तो यहाँ पे k का आंसर बेटा आ गया 1/3। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे मैंने गड़बड़ी, हाँ ये k+1 जो है वो लिखा ही नहीं है मैंने नीचे। तो यहाँ पे k+1 भी आता है बेटा डिवाइड में, तो ये तो दोनों के नीचे आएगा k+1 सम ऑफ रेशियो। तो ये आ गया बेटा k+1। तो ये वहां जाएगा जब, तो ये यहाँ पे मैं कट करना पड़ेगा। ये बन गया 12k+2 इज इक्वल्स टू 6k+6। तो ये यहाँ पे आएगा तो बनेंगे 6k, ये वहां जाएगा बेटा बनेगा 4, तो k बन गया मेरे पास 4/6। 2 के टेबल से कैंसिल होगा तो 2/3। तो ठीक है, मुझे रेशियो फाइंड करनी थी, वो क्या आ गई मेरे पास 2:3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों प्रोबेबिलिटी से पूछा गया था। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। एक स्कूल में 60% स्टूडेंट आर बॉयज, 20% ऑफ बॉयज एंड 10% ऑफ गर्ल आर लेफ्ट हैंडेड। देखो बेटा 60% बच्चे जो है वो लड़कियां, तो 40% लड़कियां। अब उन 60% में से 20% लड़के और 10% लड़कियां जो 40% में से है वो लेफ्ट हैंडेड है। एक बच्चा सिलेक्ट किया गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा जो है वो लेफ्ट हैंडेड निकले। और दूसरा बेटा गिवन दैट द स्टूडेंट इज लेफ्ट हैंडेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए बॉय। तो ये आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन आ गया, टोटल प्रोबेबिलिटी का आ गया। फिर और में एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दी थी कि वैकेंसी एडवर्टाइज की न्यूज़पेपर में, 3000 कैंडिडेट्स सबमिटेड द एप्लीकेशन। फ्रॉम द डेटा इट वाज रीड दैट 2/3 ऑफ द टोटल एप्लीकेंट वर फीमेल्स एंड अदर विल मेल्स। 2/3 में 2/3 फीमेल है तो मेल 1/3 हो गया। Selection for the job was done through a written test. The performance of the applicant indicate that the probability of a male getting a distinction in written test is इतनी, फीमेल की 0.35। क्या प्रोबेबिलिटी है कि कैंडिडेट चूजन एट रैंडम विल हैव डिस्टिंक्शन इन रिटन टेस्ट। तो बच्चे की क्या होनी चाहिए बेटा, डिस्टिंक्शन होनी चाहिए रिटन टेस्ट में, ये पूछा गया। ठीक है, अब इसे एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा बॉय की प्रोबेबिलिटी क्या, पहले वो लिख लेते हैं 30 प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय, इसको बी लिख लेते हैं। तो लड़के कितने हैं मेरे पास 60%। 60% जो होता है ऐसे आएगा 60/100, एक जीरो कट गया तो 0.6। लड़की की प्रोबेबिलिटी अगर निकालें तो कितनी हो जाएगी 0.4 हो जाएगी। अब यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी लेफ्ट डिवाइडेड बाय बॉय, कि वो लेफ्ट हैंडेड बॉय है ना, तो वो कितनी थी बेटा 20%। तो ये आएगा हमारे पास 20%। 20% मतलब 0.2। प्रोबेबिलिटी कि लड़की जो है वो लेफ्ट हैंडेड है, ये लेफ्ट हैंडेड है और गर्ल, और वो कितनी है मेरे पास प्रोबेबिलिटी 10% मतलब 0.1 हो जाएगा। ये क्लियर है यहाँ तक। अब देखो पार्ट ए में, सॉरी पार्ट 1 लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी की स्टूडेंट लेफ्ट हैंडेड, सिर्फ बच्चा जो है लेफ्ट हैंडेड होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है मुझे, लेफ्ट हैंडेड की। अब ये टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लगेगा बेटा, फॉर्मूला लगाते हैं। कैसे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, पी ऑफ बी, फिर पी ऑफ लेफ्ट डिवाइडेड बाय बॉय, फिर प्लस लड़की भी हो सकती है गर्ल, और यहाँ पे लेफ्ट डिवाइडेड बाय गर्ल। तो प्रोबेबिलिटी लेफ्ट, प्रोबेबिलिटी बी कितनी थी 0.6, और लेफ्ट बॉय की थी बेटा मल्टीप्लाई 0.2 आ जाएगा, फिर प्लस गर्ल की थी 0.4, और फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा मेरे पास 0.1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट इज इक्वल्स टू, दोनों को बेटा अगर प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 0.12 प्लस 0.04, तो ये बन जाएगा मेरे पास 0.16। तो ये आ गया मेरे पास पार्ट 1 का आंसर। अब यहाँ पे चलते हैं पार्ट 2 पे। गिवन दैट द स्टूडेंट लेफ्ट हैंडेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज अ बॉय। गिवन दैट लग गया बेटा, ये आ गया आपके पास ट्रू इवेंट होता है, और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है, बॉय की। तो ये इस तरह से बन गया, प्रोबेबिलिटी कि वो बॉय है और लेफ्ट हैंडेड होना चाहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बेटा बेस थ्योरम लगाएंगे। तो किसका अब होगा, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 होगा, फिर क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय डिवाइडेड बाय, सॉरी लेफ्ट अपॉन बाय, ए अपॉन ई होता है ना, तो लेफ्ट अपॉन बॉय हो जाएगा, और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय इनटू लेफ्ट अपॉन बाय, ये आ गया मेरे पास 0.6 मल्टीप्लाई 0.2 डिवाइड में आएगा 0.16, तो ये बन गया मेरे पास बेटा 0.12
डिवाइडेड बाय 0.16 और ये बन गया 0.75। ठीक है, यही था इसका फाइनल आंसर। अब चलते हैं बेटा इसके और वाले पार्ट। अब पार्ट बी देखिए बेटा, और में पूछा गया था इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बी पार्ट में E1 ले लेते हैं, पहला इवेंट। तो उसमें क्या लिख लेते हैं बेटा कि ये इवेंट मेरा क्या है, एक तो एप्लीकेंट इज मेल, एप्लीकेंट दो ही तरह की है ना, एक मेल एक फीमेल, एप्लीकेंट इज मेल। दूसरा ले लेते हैं E2, उसमें आ गया एप्लीकेंट इज फीमेल। ठीक है, एप्लीकेंट इज फीमेल, दो हो गए। अब उसके अलावा बेटा मुझे क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन में, जो दिया था ए भी होता है एक, जब बेस थ्योरम लगाते हैं। तो ये क्या आ गया मेरे पास, कैंडिडेट जो है उसकी डिस्टिंक्शन है। तो कैंडिडेट या फिर एप्लीकेंट लिख लीजिए, एप्लीकेंट हैज डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन। ठीक है, कि बच्चे की डिस्टिंक्शन आई है। अब मुझे क्या फाइंड करना था बेटा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट चूजन एट रैंडम विल हैव अ डिस्टिंक्शन इन रिटन टेस्ट। तो डिस्टिंक्शन पूछी गई थी रिटन टेस्ट में। उससे पहले बेटा E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है वो लिख लेते हैं। तो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/3। E2 की प्रोबेबिलिटी, ये मुझे सारा डेटा जो क्वेश्चन में दे रखा था, मतलब मेल कितने थे 1/3, फीमेल थी बेटा 2/3, जितने भी थे। फिर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, ठीक है, वो है 0.4 मुझे दे रखी है, सब क्वेश्चन में दे रखा है। तो A/E2, ये प्रोबेबिलिटी मेरे पास 0.35। अब चलते हैं बेटा किसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगी है, डिस्टिंक्शन होगी बच्चे की रिटन टेस्ट में। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, फिर ये आएगा, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 में सीधा वैल्यू डालूंगा तो ये आएगा 1/3 मल्टीप्लाई 0.4 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 0.35। मुझे जस्ट सिंप्लीफाई करना है बेटा, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 11/30। पॉइंट हटाइए, सॉल्व करिए, आराम से आंसर आ जाएगा। तो इसमें कंसेप्ट लगता है टोटल प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 31 था, वो आया था आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से। स्केच करिए ग्राफ, ये तो आपका बुक का ही क्वेश्चन है। फिर एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व एक्स एक्सिस, x इज इक्वल टू -6 एंड x इज इक्वल टू 0। पहले ये ग्राफ जो था ये स्केच करना था। अब यहाँ देखो ग्राफ कैसे स्केच करेंगे, इस x+3 को मैं 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या निकलेगी -3। ठीक है, तो इसका मतलब -3 पे मेरा ग्राफ बनेगा। तो ये मेरा ऐसे लाइन है ना, ये आ गया -1, ये मेरा रीजन आ गया, ये -2 आ गया, ये -3 आ गया। तो -3 से बेटा मॉड है ना इसका ग्राफ वी शेप में होता है, तो -3 से एक लाइन इधर जाएगी, एक लाइन इधर जाएगी। ठीक है, सिंपल है, ग्राफ इसका प्लॉट हो गया। यहाँ पे -4 आ गया। अब मुझे क्या करना है बेटा, एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू -6, तो ये आ गया मेरे पास -5, ये आ गया -6, -6 एंड एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब -6 से लेके 0 तक मुझे एरिया फाइंड करना है। तो एरिया जो फाइंड करना था वो -6 से लेके बेटा 0 तक है, और एक्स वाली लाइन ली है मैंने, या फिर इंटरवल्स को क्या आता है y/dx, ये फॉर्मूला होता है। तो एरिया इज इक्वल टू बेटा -3 पे मैं ब्रेक लगाऊंगा, -3 to 0 ले लूंगा। ठीक है, और इसको 2 टाइम कर लेते हैं, या फिर -6 to -3 या -3 से 0 ऐसे लिख लो, या फिर 2 टाइम कर लो। तो मैं इसको 2 टाइम कर लेता हूँ, -3 to 0 y/dx, और y कितना है मेरे पास, मॉड ऑफ x+3। ठीक है, और इस वाले इंटरवल में इसका आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए इसको प्लस में लिखूंगा मैं, x+3। चलिए एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, पहले मॉड में लिख लें, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू बेटा 2 टाइम, इसके बीच में से कोई नंबर उठा लो, -2 यहाँ डालो तो आंसर प्लस में आ रहा है, तो फिर मॉड का आंसर मुझे प्लस में लेना है। तो ये बन गया -3 0, यहाँ पे बेटा x+3, फिर आ गया dx। जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे xn की इंटीग्रेशन लगाएंगे पूरे पे, या फिर अलग अलग कर लीजिए। तो एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम, ये बन गया बेटा हमारे पास x+3 का होल स्क्वायर, डिवाइड में भी क्या आएगा 2 आएगा, और ये मेरे पास लिमिट्स आ गए -3 to 0, ये कट जाएगा। अपर लिमिट डालूंगा क्या है 0, तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस लोअर लिमिट क्या है -3, -3 + 3 0 हो जाएगा। तो सीधा सीधा आंसर क्या आएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स, यही था इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो सेक्शन जो सी है बेटा थोड़ी सी लेंथी रहती है, बीच में कुछ क्वेश्चन लेंथी पूछे गए थे, बाकी लेवल जो है इसका मॉडरेट रहता है। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ